बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की इस सीरीज़ के अंदर जेफरसन के टाइम पीरियड के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं लुजियाना परचेज को। अगर आप लोगों ने जेफरसन की पूरी वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए कार्ड पर या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके जेफरसन की पूरी बायोग्राफी और जो चीज़ें आप लोगों से मिस हो गई हैं जैसे कि आइडियोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, कॉन्ट्राडिक्शन, लिमिटेशंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें अगर आपसे मिस हो गई हैं तो आप ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करें। उसके अलावा अगर आप लोग मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं कार्ड में भी डाल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ ताकि एक स्ट्रक्चर में हम लोग चल सकें। और इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो वीडियो है ये एक पार्ट है जेफरसन के टाइम पीरियड की। तो जो थॉमस जेफरसन हैं वो अमेरिका के 3rd प्रेसिडेंट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उन्हीं की सर्विसेज अब हम देख रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली लुजियाना परचेज के ऊपर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जेफरसन की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है जिसके अंदर हम लुजियाना परचेज को आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि 1803 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि ये अगर मैप आप लोग देखें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी पर्पल कलर में टेरिटरी है इस पूरी को हम कहते हैं लुजियाना। लेकिन आज के वक्त में ये जो आप लोग देख रहे हैं जूते की तरह का मैप, सिर्फ इसी को लुजियाना कहते हैं। लेकिन उस टाइम में ये पूरा का पूरा जो एरिया था इसको लुजियाना कहते थे और इस एरिया के ऊपर फ्रांस की और कभी स्पेन की आपस में काफी लड़ाइयां हुई हैं और कभी फ्रांस का ऑक्यूपेशन यहाँ पे रहा है और कभी स्पेन का यहाँ पर ऑक्यूपेशन रहा है। तो ये जो लैंड है ये है 8,27,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो सबसे पहले ये एरिया फ्रांस ने ऑक्युपाई किया था जब यूरोपियंस ने यहाँ पर आना शुरू किया था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि फ्रांस ने वहां पर और कौन कौन से एरियाज को एक्सप्लोर किया था तो ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लुजियाना के ऊपर सबसे पहले फ्रांस ने कब्जा किया था। उसके बाद 1762 में क्या होता है कि स्पेन की और फ्रांस की लड़ाई हो जाती है जो कि 7 साल चलती है और उस लड़ाई के बाद फ्रांस स्पेन से ये जमीन हार जाता है। लेकिन 1795 के आते आते जो स्पेनिश किंग था उसने फ्रेंच रिपब्लिकन के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सैन टू डिफोंसो। इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था कि स्पेन ने ये तमाम टेरिटरीज दोबारा से दे दी थी किसको? फ्रांस को, और बदले में उसने फ्रांस से टस्कनी की टेरिटरीज ले ली थी। अब 1800 के आते आते स्पेन ने दोबारा से ये एरिया दे दिया किसको? नेपोलियन को। तो 1795 में ये ट्रीटी रेटिफाई हुई थी लेकिन 1800 के अंदर ये फोर्स हुई थी। तो स्पेन ने ये एरिया दिया था असल में नेपोलियन को क्योंकि नेपोलियन असल में चाहता था दोबारा से एक फ्रेंच एम्पायर बनाना चाहता था नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन मसला यह था कि नेपोलियन के आपस में यूरोप के अंदर भी काफी सारे फड्डे चल रहे थे। तो उन फड्डों के चलते नेपोलियन ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कि वो एक और टेरिटरी को संभाल ले। तो अमेरिका ने इस सिचुएशन को रियलाइज किया और 1803 में जेफरसन ने क्या किया? जेम्स मोनरो को पेरिस भेजा जहां पर वो जाकर रॉबर्ट लिविंगस्टन से मिले। रॉबर्ट लिविंगस्टन अमेरिकन एम्बेसडर थे जो कि पेरिस में हुआ करते थे। वहां पर इन दोनों ने मिलकर न्यू ऑरलियंस को परचेज करने का प्लान बनाया। याद रहे शुरू में ये लोग पूरे लुजियाना को परचेज नहीं करना चाहते थे, ये लोग सिर्फ न्यू ऑरलियंस, जो कि अगर आप लोग इस मैप में देखें तो न्यू ऑरलियंस यहां पर है, मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। तो असल में ये एरिया खरीदना चाहते थे अमेरिकन। अब हम देख लेते हैं कि इस एरिया की सिग्निफिकेंस क्या थी। अब लाजमी सी बात है हम इस छोटे न्यू ऑरलियंस की सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर रहे, हम पूरे लुजियाना की सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं जो कि पर्पल कलर का मैप है। तो इसकी सिग्निफिकेंस की एक वजह यह थी कि यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन सेटलर्स थे और लाजमी सी बात है अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी थी? अमेरिका की थी। तो ये अच्छी बात थी कि वहां पर उसको पूरी लैंड पर कब्जा मिल रहा था। अब वो कब्जा कैसे मिल रहा था ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दूसरी बात ये कि न्यू ऑरलियंस का रास्ता यहीं से आता था। इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए आपको मिसिसिपियन रिवर से गुजरना पड़ता था और मिसिसिपियन रिवर जो थी वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की रिवर थी। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि जहां से ये ब्लैक लाइन शुरू होती है ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक एंड तक ये सारी की सारी क्या है? मिसिसिपी रिवर है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये रिवर यहां से आकर मैक्सिकन सी में गिर रही है। तो मैक्सिकन सी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैक्सिकन सी से तमाम यहां पर जितने भी कंट्रीज हैं जिनको हम कैरिबियन कंट्रीज कहते हैं, जिनमें क्यूबा आता है, जमाइका आता है, डोमिनिको रिपब्लिकन्स आता है, तो इन तमाम कंट्रीज के साथ फिर ट्रेड करना आसान हो जाता था पूरे अमेरिका के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि ये रिवर सिर्फ यहां से नहीं बल्कि यहां से भी समंदर में मिल रही है। तो यहां से ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज की तरफ रास्ता निकलता है
तो मिसिसिपियन रिवर की बहुत इंपॉर्टेंस थी अमेरिकन के लिए, ताकि ट्रेड किया जा सके पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिकन की जो प्रोडक्शन थी वो काफी ज्यादा थी और उसको एक इंटरनेशनल मार्केट चाहिए थी जहां पर वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके। अब लाजमी सी बात है, जब आपको कैरिबियन कंट्रीज पर एक्सेस मिल रहा है जो कि मैक्सिकन सी में है, तो उससे नीचे फिर पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, तो उसके ऊपर भी आपको ट्रेड करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो इस नेगोशिएशन के लिए जो टीम अवेलेबल थी वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट आप लोगों को पता है थॉमस जेफरसन थे, जिनका ये प्लान था इसको खरीदने का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो जेम्स मेडिसन थे, जो कि बाद में प्रेसिडेंट बनेंगे। यूएस टू फ्रांस एम्बेसडर्स जो थे वो एक तो जेम्स मोनरो थे, जो वहां पर जाकर रॉबर्ट लिविंगस्टन से मिले, दोनों ही अमेरिकन एम्बेसडर्स थे। अब निगोशिएशंस देख लेते हैं। तो इन्होंने प्लान किया था कि भाई हम 10 मिलियन देंगे न्यू ऑर्लियंस के लिए नेपोलियन को, लेकिन नेपोलियन जो था वो इतनी बड़ी टेरिटरी से तंग आ चुका था, वो इतनी बड़ी टेरिटरी जो कि समंदर के उस पार थी उससे तंग आ चुका था, उसको वो संभाल नहीं पा रहा था और यूरोपियंस के साथ उसके बहुत सारे फड्डे भी चल रहे थे, तो उसकी वैसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस काफी ज्यादा खराब थी। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने खुद ही $15 मिलियन की ऑफर दे दी कि भाई आप $15 मिलियन दो और न्यू ऑर्लियंस छोड़ो, पूरा का पूरा लुसियाना ले लो। तो ये तो अमेरिका के बड़े मजे हो गए और एकदम अमेरिका टेरिटरी के लिहाज से डबल हो गया बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े यूएसए के ऊपर। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये था कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू हो गई कि भाई क्या जेफरसन को ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ये राइट दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऐसी कोई बात मेंशन नहीं है कि भाई स्टेट जब चाहे कोई लैंड खरीद सकती है। तो फेडरलिस्ट ने क्या किया, फेडरलिस्ट ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और जेफरसन के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, क्योंकि जेफरसन तो स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले थे ना। तो फेडरलिस्ट ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये कैसे स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, और ये एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई। तो इस मसले से निपटने के लिए जेफरसन ने क्या किया, 10th अमेंडमेंट पास की। इस अमेंडमेंट के तहत स्टेट को वो तमाम राइट्स दे दिए गए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो अब तमाम किस्म के राइट्स मिल गए जो कि मेंशन नहीं थे साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर जेफरसन अपनी आइडियोलॉजी से थोड़ा सा हट गए थे और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा काफी उरूज पर था। और फिर इनकी जब इन्होंने 10th अमेंडमेंट पास की तो काफी फेडरलिस्ट की तरफ से काफी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा इनको, क्योंकि फेडरलिस्ट का आपको पता है उनका रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया था अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अब बहुत सारी नई टेरिटरीज आ रही थी अमेरिका के अंदर। तो लाजमी सी बात है बहुत सारे लोग भी आएंगे, तो जब इतने बहुत सारे लोग आएंगे और वो वोट देंगे तो लाजमी सी बात है पहले जो थे फेडरलिस्ट आप लोगों को पता है वो ज्यादा पॉपुलेटेड थे, लेकिन अब जो डेमोग्राफी है वो चेंज होने जा रही थी। दूसरी बात हमें ये पता चली कि भाई प्रैग्मेटिक डिसीजन किसे कहते हैं, क्योंकि जेफरसन ने एक प्रैक्टिकल किस्म के डिसीजन का मुजाहरा किया था और बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग पावर थी उनके पास। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यूएसए के ऊपर, जिसकी वजह से ये अगले इलेक्शन में भी जीत गए थे। इनके बारे में प्रोफेसर एल्सन क्या लिखते हैं कि द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट इन द फेवर ऑफ यूएस। ये प्रोफेसर एल्सन ने लिखी है ये बात। अगला इम्पैक्ट जो पड़ा यूएसए के ऊपर वो था एंटिसिपेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहाँ पर मसला ये हुआ था कि भाई जेफरसन ने अमेंडमेंट तो कर दी, लेकिन उनको खुद भी इस बात का एहसास था कि भाई मैं अपनी आइडियोलॉजी से हट गया हूँ, मैं अपने ही नजरिए से मैं हट गया हूँ। अपनी अपोजिशन को खत्म करने के लिए मैंने एक अमेंडमेंट कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और लोग अब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि आप तो स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, अब आपको क्या हो गया है। तो जेफरसन को इस बात का बड़ा खतरा था, वो अपनी बदनामी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो जेफरसन ने क्या किया, वो जो अमेंडमेंट थी उसको ड्रॉप कर दिया, और उसको ड्रॉप करने के बाद असल मामला ये हुआ था कि वहां पे कांग्रेस के कुछ बंदे जो कि फेडरलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उनको भी पता था कि भाई टेरिटरी मिलेगी तो फायदा तो बड़ा होगा, और इस बात से भी वो डर रहे थे कि अगर जेफरसन ने अमेंडमेंट ड्रॉप कर दी तो नुकसान भी हो सकता है बड़ा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, जेफरसन को कायल किया कि आप अमेंडमेंट को ड्रॉप कर दें और डायरेक्टली आप इजाजत मांगे सेनेट से कि वो आपको इजाजत दे दे लैंड परचेज करने के लिए, और उन्होंने ये भी अश्योर करवाया कि हम वहां पर आपके हक में ही वोटिंग देंगे। तो जेफरसन ने इसको मौका गनीमत जाना, अपना नाम बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट ड्रॉप कर दी और डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए सेनेट में, जिसको ट्रीटी ऑफ स्पीडी कहते हैं हम। ये स्पीडी है, यहाँ पे गलती से स्पीडली लिखा गया, और जेफरसन ने यह साबित कर दिया कि वो एक स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ही हैं। अगला इम्पैक्ट ये पड़ा कि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई काफी सारी, और वहां पर जेफरसन ने इंटरेक्शंस की नेशंस के साथ, एग्रीकल्चरल एक्सप्लोरेशंस की वहां पर
बहुत सारी, और वहां पर उन्होंने मैरी वेदर लेविस जो कि कैप्टन थे आर्मी में, और लेफ्टिनेंट विलियम क्लार्क को भेजा वहां पर उस टेरिटरी को मैप आउट करने के लिए, ताकि वहां पर फर्दर एक्सप्लोरेशंस की जा सके और वहां पर सेटलमेंट्स की जा सके। जॉन एफ कैनेडी क्या लिखते हैं जेफरसन के बारे में कि थॉमस जेफरसन वाज द मोस्ट ब्रिलियंट मैन एवर ऑक्युपाइड द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, यानी कि अमेरिका की तारीख में अगर कोई सबसे ज्यादा काबिल प्रेसिडेंट आया है तो वो थॉमस जेफरसन है। तो दोस्तों, थॉमस जेफरसन की पूरी फॉरेन पॉलिसी, आइडियोलॉजी, डोमेस्टिक पॉलिसी वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली लुइसियाना परचेज के ऊपर बनाई थी और इसके अंदर मैंने तमाम डायमेंशंस कवर करके आप लोगों को दे दिया है, ताकि एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाता है तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप लोग टैकल कर सकें। लेकिन अगर आप लोग इस टॉपिक की पिछली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए और वहां पर मैं पिछली तमाम वीडियोस के लिंक्स डाल दूंगा। उसके अलावा आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर यूएस हिस्ट्री को भी आप लोग देख सकते हैं, वहां पर आप लोगों को वो तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मैंने यूएस हिस्ट्री पर बनाई हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो वाकई में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाजमी, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।